हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज जीएस की दुनिया में। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले का एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक नए थॉट से शुरुआत करते हैं इसे। क्या है नया थॉट? आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तो आपको क्या प्रेरणा लेनी है इस थॉट से? इस थॉट से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हमें अपनी आखिरी सांस तक निरंतर रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो हमें सफलता मिल ही जाएगी। तो हमने क्वेश्चन पूछा था इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसका जो सही सटीक जवाब दिया है देवव्रत सिंह चौहान जी हैं। इन्होंने बहुत सटीकता के साथ इसका जवाब दिया है और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आप भी बहुत सटीकता के साथ कमेंट में जवाब दिया करेंगे। चलिए, तो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44। कौन सा है? NH44। और यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। अब यदि मैं बात करूं कि ये कहां से स्टार्ट होता है, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होता है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अब ये किन राज्यों से होकर गुजरता है तो ये मैप दिया हुआ है, एक नज़र से हम इसे देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से गुजरता है। उसके बाद यदि हम बात करें पंजाब को टच करता है। पंजाब से होते हुए हरियाणा आता है। उसके बाद दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर को टच करता है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में एंट्री लेता है। मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र में। उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नीचे आते हुए तमिलनाडु में। ये स्टेट्स हैं जिनसे होकर ये गुजरता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए पहले क्वेश्चन के साथ। भगवान के वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख कौन से वेद में है? तो भगवान ने टोटल अगर मैं बात करूं अभी तक 9 अवतार लिए हैं और 10वां अवतार अब कलयुग में लेंगे कल्कि के नाम से। ठीक है, तो उन्हीं अवतारों में से भगवान का एक अवतार था जिसमें एक छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर भगवान ने, है ना, राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। तो उसी की बात कर रहे हैं कि उसका उल्लेख किस वेद में किया गया है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसकी मैं बात करूं तो इसका उल्लेख जो किया गया है वह किया गया है ऋग्वेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में टोटल जो मंडल हैं वो हैं 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं और 10,462 ऋचा हैं। यदि हम बात करें विश्वामित्र द्वारा जो रचित गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो विश्वामित्र के द्वारा जो गायत्री मंत्र रचा गया वह किस देवता को समर्पित है। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में। और यदि बात की जाए गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र ये दिया हुआ है जिसे आप देखकर यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद अगर हम बात करें ऋग्वेद है। टोटल जो 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। अगर हम बात करें चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो समाज को 4 वर्णों में बांटने की जो बात कही गई है वह हमें जहाँ से उल्लेख मिलता है वह हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, जिसके आधार पर बताया गया कि जो समाज है वह 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जिसमें कहा गया कि यह जो उत्पत्ति हुई है लोगों की वह ब्रह्मा जी के मुख से जो निकले थे वो ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, जंघाओं से वैश्य निकले हैं और चरणों से शूद्र निकले हैं। ऐसा बताया गया है किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के मध्य 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? यानी कि यदि हम बात करें आपसे, ये जो हमारी अर्थ है इस अर्थ के बीचों बीच से 0 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। तो यदि मैं आपसे बात करूं पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है उसका? भूमध्य रेखा। ठीक है,
यदि हम बात करें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जैसे दो नाम हैं जिसके, या तो भूमध्य रेखा कह दो या विषुवत रेखा कह दो, और जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वेटर। यह पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जिससे दो उसके पार्ट हो जाते हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री पर ये एक रेखा गई और इसने ये ऊपर वाला जो पार्ट था, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को अगर हम कहें तो इसे हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर। और यहाँ पर यदि ये नीचे वाला जो पार्ट बच गया है, इसकी यदि मैं आपसे बात करूँ तो यह जो कहलाएगा वह कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है अक्षांश रेखाओं की, कि पृथ्वी के कहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इस मैप के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये मैप है तो इसमें बताया गया है कि ये पूर्व दिशा है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, यानी कि इसे हम कह देंगे ईस्ट, और ये वाली डायरेक्शंस जो है वो है वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट किस तरीके से खींची गई है? ये ईस्ट टू वेस्ट खींची गई है इस प्रकार से। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट खींची गई है। तो ईस्ट टू वेस्ट के लिए जो लाइन खींची गई है उनके लिए क्या लाइन दी हुई है, समझिए इसे एक बार। काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। तो इसे क्या कह रहे हैं हम? लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री पर लाइन हो गई। इस प्रकार से ये जो गोल लाइन खींची गई है ये क्या है? अक्षांश है। क्या है? अक्षांश है। ठीक है, तो ये याद रखें आप। तो 0 डिग्री पर जो लाइन है, 0 डिग्री पर जो है वह कौन सी है? इक्वेटर। और इक्वेटर के अभी दो नाम बताए थे मैंने, एक तो विषुवत रेखा कह दें या इसे हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके बाद 23 हाफ यानी कि 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जिसका हिंदी में नाम है कर्क रेखा। ठीक है, और यदि हम बात करें नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा। देखिए ये जो जोन है ना 0 डिग्री और ये वाला 23.5 और यहाँ से ये वाला जो जोन है वह कहलाता है टॉरेड जोन, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें गिरती हैं वो बिल्कुल लंबवत गिरती हैं। इस वजह से यहाँ पर पूरे वर्ष भर जो है वह गर्मी ज़्यादा रहती है ट्रॉपिक्स वाले इस एरिया में। ठीक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर ऊपर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और जैसे ये साउथ पोल है, जैसे जैसे दोनों साइड से हम पोल्स की साइड बढ़ेंगे, इधर इस साइड ऐसे, ठीक है, और इधर से जैसे जाएंगे तो इस साइड, तो क्या होता चला जाएगा कि यदि हम बात करें तो ये कैसे होते चले जाते हैं? ठंडे होते चले जाते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत तिरछी होती चली जाती हैं और यहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, याद रखें, इसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा। अभी तो ये हमारा क्वेश्चन वाला है इसलिए मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। तो देखिए, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, इसके लिए एक ट्रिक याद कर लें। क्या है? SANP, यानी कि सांप कह सकते हैं आप इसे। यानी कि S से बन जाएगा साउथ पोल और N से बन जाएगा नॉर्थ पोल। साउथ पे पहुंचने वाला था अमुंद सेन। क्या नाम था इसका? अमुंद सेन। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला कौन था? रॉबर्ट पियरे। याद रखें, ठीक है, ये रॉबर्ट पियरे पहुंचे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, और साउथ जोन यानी कि साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था अमुंद सेन। याद रखें इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और कहां आयोजित किए गए? यानी कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो किस कंट्री में आयोजित किए गए और किस मतलब सन में आयोजित किए गए? दोनों चीजें इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1925 कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, 1930 हैमिल्टन कनाडा, 1934 लंदन इंग्लैंड और 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित किए गए वह 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए। यहाँ पर रिलेटेड कुछ कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जानते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ। और वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है
सदस्य संख्या वो है 53, यानी कि कितने मेंबर हैं इसके कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है 53। कॉमनवेल्थ से तात्पर्य क्या है, राष्ट्रमंडल से तात्पर्य क्या है, तो जान लेते हैं। यह संगठन उन देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, यानी कि ऐसे देश जिन पर ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों ने शासन किया, वह हैं राष्ट्रमंडल के सदस्य। राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन होता है हर 4 साल के गैप में होता है, यानी कि प्रत्येक 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है। आगामी अपकमिंग जो हैं वो हैं 22वें ओलंपिक होने वाले हैं, 2022 में होंगे और बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होंगे, यानी कि प्रस्तावित हैं अभी से। बर्मिंघम 2022 में कहां पर, इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पूछा जा रहा है कि 2019 में यह किसे प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ष 2019 का, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को। किसको प्रदान किया गया? बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। ये दोनों के पिक्स आप देख सकते हैं, मोस्टली न्यूज में आपने देखा होगा। बजरंग पूनिया जो है वो रेसलिंग यानी कि कुश्ती से संबंधित है, और ये पैरा एथलीट है दीपा मलिक। देखिए, और इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। क्या क्या फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? यह जो प्रदान किया जाता है भारत के नागरिकों को दिया जाता है। कैटेगरी जो है वो खेल में दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं और टीम को भी दे सकते हैं, ज्यादातर व्यक्तिगत रूप से ही मिला है। इसकी स्थापना जो हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, वह 1991 और 92 के बीच में हुई थी। प्रथम बार जो दिया गया 1991-92 में दिया गया। इसे दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें जो राशि दी जाती है उसका राशि की कीमत है 7.5 लाख रुपए। और यह जो दिया जाता है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कि पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कैसे मिला, तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। किसको मिला? विश्वनाथन आनंद को मिला है, जो कि शतरंज चेस से संबंधित है। और सभी लेटेस्ट बात करें, लेटेस्ट कैसे मिला है, तो लेटेस्ट के लिए तो दिया गया है दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक है वह सभी चीजें आवश्यक हैं, पानी भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और सूर्य का प्रकाश। एक ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है जिसका डिस्कशन मैं अभी कर रहा हूं, यानी कि इसके लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है। तो देखिए यहां पर चर्चा करते हैं। पौधों में जल, प्रकाश और क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक छोटी सी परिभाषा हो गई, क्या हो गई प्रकाश संश्लेषण की, कि पौधे जल, प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका अगर हम बात करें फॉर्मूला की, यानी कि इसका सूत्र जो है वो है 6CO2, यानी कि जो क्रिएट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 12H2O, यानी कि जो कि वाटर को लिए बात कर रहे हैं। यहाँ से सन एनर्जी मिल जाती है और क्लोरोफिल मिल जाता है। ये चारों चीज़ें मिलकर शुगर, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है जिसे कई जगह ग्लूकोज भी लिखा होता है, ठीक है, का निर्माण करते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है, 6O2। ये फॉर्मूला आप विशेष रूप से याद रखें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बात करें, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जिससे विमुक्त होता है क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है और क्लोरोफिल के केंद्र में जो पाया जाता है वह मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पाया जाता है, पूछा गया है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम का परमाणु होता है। अब इस वीडियो का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं पूरा जवाब दिया करो भाई। हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, उनके नाम और वह किस तारीख से अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं
उनके नाम और वह किस तारीख से अस्तित्व में आए हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।